क्या इंडिया का रियल एस्टेट और खासकर दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों को ही चुनौती देने लगा है? अर्थशास्त्र तो यह बताता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कमी आती है तो उसकी कीमत भी कम होती है, लेकिन नहीं, रियल एस्टेट की डिमांड में चाहे जितनी भी गिरावट दर्ज हो, बिल्डर उसकी कीमत बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। यही नहीं, इससे भी बड़ा विरोधाभास तो यह है कि ये बिल्डर एफोर्डेबल घरों के बजाय और भी महंगे हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगते हैं। मतलब ये कि सस्ता प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो और भी महंगे प्रोडक्ट बनाओ। डिमांड और प्राइसिंग का ये मिसमैच यूं तो आज एक पैन इंडिया रियलिटी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर ने शायद इस कहानी की पटकथा लिखी है। क्या ये इन बिल्डर्स की मार्केट की कम समझ का नतीजा है, या फिर यह है इन बिल्डर्स की एक सोची समझी रणनीति, एक ऐसा डिमांड सप्लाई और प्राइसिंग का चक्रव्यूह जिसे समझना अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों के लिए भी एक चुनौती है? और सबसे जरूरी सवाल तो ये कि क्या ये रियल एस्टेट का सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है भी, या फिर ये है एक आत्मघाती बिजनेस मॉडल? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट अपने आप में एक नए तरह के इकोनॉमिक्स का मास्टर क्लास है, जिसे कि आप बिल्डर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। यह बिजनेस आज एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को दिखा रहा है जो कहीं से भी लॉजिकल या सस्टेनेबल नहीं है। एक तरफ तो घरों की बिक्री में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यही नहीं, जहां एक तरफ अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को देखने से यह साफ पता चलता है कि प्रॉपर्टी खरीदना देश के ज्यादातर लोगों के परचेज पावर से बाहर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्डर्स का फोकस शिफ्ट हो रहा है और भी बड़े साइज के लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च करने पर। बिल्डर्स का फोकस क्लियर है, 10 सस्ते यूनिट बेचने की जगह एक महंगा यूनिट बेचो, जहां की मार्केटिंग कॉस्ट भी कम है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा। यही वजह है कि बाहर से देखने पर इंडिया के रियल एस्टेट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं ही आती है। ऐसा इसलिए कि इस बिजनेस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता ही दिखता है। जब किसी बिजनेस में साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा हो तो ऐसा लगता है कि यह सेक्टर तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को दर्शा रहा है। लेकिन यहीं से इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट की विसंगतियां भी दिखती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के यूनिट्स कम बिक रहे हैं। वैसे तो यह पूरे इंडियन इकोनॉमी की ही आज सच्चाई है, जहां सब कुछ सिमट रहा है टॉप पर बैठे चंद अमीरों के हाथ में, जिनके पास है वेल्थ और परचेज पावर, और जो कर रहे हैं कंट्रोल सारे ही वेल्थ को। लेकिन यह के शेप इकोनॉमी तो बना रहा है रियल एस्टेट में एक ऐसा बबल जिसे वर्स्ट होना ही है। यह और बात है कि प्रॉपर्टी मार्केट का यह बबल बर्स्ट होने से पहले देश में एक हाउसिंग क्राइसिस का सबब बन रहा है। और मैं यहां किसी रियल एस्टेट मार्केट के डेटा पॉइंट पर बात नहीं करूंगा अपने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कि कितने यूनिट्स कम बिके और कितना रेवेन्यू ग्रोथ किस मार्केट में रहा। ऐसा इसलिए कि मैंने हमेशा से यह कहा है कि मार्केट के डेटा जो बेसिकली बिल्डर्स के ब्रोकर्स ही रिलीज करते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और कहीं से भी विश्वसनीय नहीं होते हैं। यह और बात है कि आजकल तो ऐसे ब्रोकर भी उठा रहे हैं सवाल अपने YouTube चैनल पर और अपने रिसर्च रिपोर्ट में इंडियन रियल एस्टेट के बिगड़ते हालात पर। ऐसा इसलिए भी कि ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं और जो हाई एंड प्रॉपर्टी बिक भी रहे हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं बिल्डर्स के, और उसमें ब्रोकर्स का कुछ ज्यादा रोल नहीं ही होता है। प्रोफाइल फाइनेंस की साथ में एक अलग ही कहानी है, जिसमें भी ब्रोकर्स का रोल सीमित हो जाता है, क्योंकि ऐसे बायर सीधा बिल्डर से ही डील करते हैं। लेकिन खैर,
इसी बहाने कम से कम बात तो होने लगी है इंडियन रियल एस्टेट के बबल पर, इसकी गिरती साख पर, इसके अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पर और घरों के नाम पर बन रहे एक एक्सक्लूसिव लग्जरी कार्टेल पर। सवाल यह उठता है कि आखिर इंडिया का रियल एस्टेट इतना इररेशनल, इतना इलॉजिकल, इतना अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को क्यों अडॉप्ट कर रहा है? क्या बिल्डर्स हालात से मजबूर हैं या फिर यह है उनकी कॉन्शियस चॉइस? क्या वजह है कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस लगातार कम हो रहे हैं लेकिन बिल्डर्स हैं कि बढ़ाते ही जा रहे हैं इसकी कीमत? क्यों ये बिल्डर्स मार्केट और बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी से इतना कट चुके हैं कि ना तो अपने बिजनेस को समझ पा रहे हैं और ना ही अपने बायर को? बिल्डर्स की अगर माने तो इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों ही बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बजाय इसके कि बढ़ी हुई लागत को पास ऑन कर दें बायर्स को। ये एक मासूम सा डिफेंस हर समय तैयार रहता है हर बिल्डर के ही पास। क्या सच में ऐसा है और इन बिल्डर्स के पास प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। अभी एक रिपोर्ट में बिल्डर्स के हवाले से यह दावा किया गया था कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पिछले 5 सालों में 40% तक बढ़ा है। अब यह 40% का बढ़ा हुआ इनपुट कॉस्ट सुनने में तो एब्सोल्यूट नंबर में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन 5 सालों में 40% का मतलब यह हुआ कि लगभग 8% इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है साल दर साल, और यह कोई इन्फ्लेशन के एवरेज रेट से ही है। और क्या है प्रॉपर्टी का एवरेज प्राइस हाइक? क्या महज बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट के रेट से ही प्रॉपर्टी की कीमत बिल्डर बढ़ा रहे हैं या फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन का भी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है साथ में? और उससे भी बड़ा सवाल तो यह कि अगर लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है तो फिर बिल्डर्स एफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखकर छोटे साइज के अपार्टमेंट क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों वो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के रैट रेस में शामिल हैं? क्या ऐसा इसलिए नहीं कि उनका फोकस टॉप एंड बायर पर है और लग्जरी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है? यही नहीं, टॉप एंड लग्जरी हाउसिंग में इन बिल्डर्स को कैश एडजस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करने का मौका मिलता है। ऐसा इसलिए कि लैंड के सर्किल रेट के मुकाबले यहां प्रॉपर्टी की सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा होती है। इससे भी उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स का कन्वेंशनल विजडम और बिजनेस का कॉमन सेंस तो यह कहता है कि आप बायर के परचेज पावर के अनुसार छोटे साइज के घर बनाएं ताकि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच ना हो। लेकिन नहीं, ये बिल्डर तो ना सस्ते घर बनाएंगे और ना ही अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे। अब प्राइस बढ़ाने का ऐसा अंधा खेल शुरू हो गया है कि डेवलपर्स ने एक सोची समझी रणनीति मतलब कैलिब्रेटेड सप्लाई अप्रोच अपना ली है। आसान शब्दों में कहें तो अब बिल्डर्स सोच समझकर नए प्रोजेक्ट उतार रहे हैं, इससे सप्लाई कम रहे और कीमतें ऊंची बनी रहे। आखिर प्रॉपर्टी एक बेसिक नीड की चीज कहां रह गई है साहब? यह तो है एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन बिल्डर्स के लिहाज से। अब यह स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है या आत्मघाती कदम, इसका फैसला मैं आम लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन इतना तो अब सारे ही अर्थशास्त्री और वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि इंडिया में एक ऐसा यूनिक केस स्टडी है जहां की प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। एक तरफ है लग्जरी का रैट रेस तो दूसरी तरफ है सप्लाई को कांस्टेंट रखने का माइंडसेट, और इन सब के बीच है देश में रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल आम लोगों के लिए। क्या यह सस्टेनेबल इकोनॉमी है? मेरा जवाब तो आप समझ ही गए होंगे और आपका जवाब इंतजार रहेगा। शुक्रिया।